नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो देखने में सिर्फ एक स्टील का बॉक्स लगती है, लेकिन इसके दम पर पूरी दुनिया का ट्रेड चलता है। कई सालों तक इस इंडस्ट्री पे चाइना का मोनोपोली रहा था, लेकिन अब इंडिया ने भी इस रेस में एंट्री कर ली है। चलिए समझते हैं आखिरकार इस छोटे से स्टील के बॉक्स में ऐसा क्या है और क्यों सालों तक सिर्फ चाइना ही इसको बस बनाता था। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। दुनिया का लगभग 95 से लेके 96% शिपमेंट कंटेनर अकेला चाइना बनाता था और इंडिया भी बाकी देशों की तरह चाइना से अपने कंटेनर इंपोर्ट करता था, जिसका रिस्क इंडिया को और पूरी दुनिया को जब समझ आया जब कोविड-19 आया। कोविड-19 में बाकी सारे प्रोडक्ट्स के दाम गिर गए थे, बट कंटेनर की शॉर्टेज की वजह से कंटेनर के दाम बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। इसी चीज़ को देखते हुए इंडिया अब खुद ये कंटेनर बनाएगा। अब सवाल आता है, ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कंटेनर सिर्फ एक स्टील का बॉक्स नहीं, बल्कि ये ग्लोबल ट्रेड की एक बैकबोन है। अगर ये कंटेनर ना हो तो पूरी दुनिया में सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। किसी भी सामान को रिस्क फ्री और प्रोटेक्शन से भेजना इस कंटेनर की वजह से बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब समझ लेते हैं ये कंटेनर होता क्या है। ये एक स्टैंडर्ड स्टील बॉक्स होता है जिसमें टीवी, मोबाइल, कार पार्ट्स या फिर किसी भी टाइप के प्रोडक्ट्स जा सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको शिप, ट्रेन या फिर ट्रक तीनों पर ही आसानी से लोड किया जा सकता है, जिसकी वजह से अंदर का सामान बार बार नहीं निकालना पड़ता और एक ही कंटेनर से सारे काम हो जाते हैं। दोस्तों, आपने ऐसे कंटेनर को ट्रक के ऊपर जरूर देखा होगा, ऐसे ही ट्रेन के ऊपर भी आपने देखा होगा। ये कंटेनर डायरेक्टली सी रूट के थ्रू शिप से आते हैं और फिर रोड ट्रांसपोर्ट से या फिर रेलवे से इनको लोड किया जाता है और अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया जाता है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा सुविधाजनक और आसान हो जाता है और जो सामान इसके अंदर होता है वो भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आसानी से पहुंच जाता है बिना प्रोडक्ट को नुकसान करे। दोस्तों, आपके घर में जो भी कोई इंपोर्टेड प्रोडक्ट आता है, जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कार्स, चाहे वो खाने की कोई आइटम हो या फिर मेडिसिन हो, कोई केमिकल आइटम हो, फर्नीचर हो, क्लोथिंग हो या कोई आपकी मशीनरी हो, आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं आपके घर में बाहर इस्तेमाल होने वाली कुछ भी ऐसी चीज़ कभी ना कभी इन कंटेनर से होकर आपके पास आई हो। जैसा कि आप जानते होंगे, दुनिया का जितना भी ग्लोबल ट्रेड होता है वो अकेला 90% सी रूट के थ्रू होता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा रूट है जो कि टाइम सेविंग होता है और बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है किसी अन्य रूट के मुकाबले। दोस्तों, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 1950 में जब शिपिंग रूट से ट्रेड होता था तब ये कंटेनर नहीं हुआ करता था। उस वक्त अलग अलग बॉक्स को और अलग अलग बोरियों को उठाया जाता था, जिसकी वजह से लेबर कॉस्ट और उनको संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। इन टाइप के कंटेनर में ऑयल्स या कोई लिक्विड प्रोडक्ट जैसे अल्कोहल, ये सब इन टाइप के कंटेनर में आता था, जबकि बॉक्स और वुडन कंटेनर में डेली रूटीन की चीज़ें आती थी। बैग्स में खाने पीने का सामान आता था, जिसकी वजह से इन सबको अलग अलग संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता था और इन सबको अलग अलग उठा के शिप में लोड करना और फिर उसको लेकर शिप के थ्रू कहीं और पहुंचाना, जिसकी वजह से लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, जो सेफ भी नहीं माना जाता था और आसानी से चीज़ें रूट के बीच में ही गायब हो जाया करती थी। इसी चीज़ को देखते हुए चाइना ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला, जो था ये कंटेनर बॉक्स, जिसको आसानी से सील पैक करके प्रॉपर प्रोटेक्शन से एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पहुंचाया जाता है सी रूट्स के थ्रू। इनकी सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी को देखते हुए इन कंटेनरों पे इंश्योरेंस भी मिलने लग गया। इसी वजह से शिपिंग कंटेनर को ग्लोबल ट्रेड की एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखते हैं। इन्होंने ट्रांसपोर्ट को फास्ट, सेफ और काफ़ी सस्ता बना दिया। अब सवाल यह है कि चाइना इन शिपिंग कंटेनर का अकेला लीडर कैसे बना। सबसे पहले उसने एक बहुत बड़े स्केल पर प्रोडक्शन शुरू करी। गवर्नमेंट ने सब्सिडी, चीप क्रेडिट और टैक्स में छूट दी, जिसकी वजह से चाइना की स्टील इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला और इसी वजह से चाइना सबसे सस्ते कंटेनर बनाने लगा। सिर्फ फैक्ट्रीज ही नहीं, चाइना ने एक पूरा इकोसिस्टम बना दिया। स्टील प्लांट, पेंट्स, लॉक, टेस्टिंग, पोर्ट्स और शिपिंग कंपनीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट और भी ज़्यादा कम हो गई। इसी का रिजल्ट ये हुआ कि दुनिया का आज भी 95 से लेकर 96% कंटेनर्स चाइना में ही बनते हैं। मतलब अगर चाइना में प्रोडक्शन रुक जाए तो इसका असर पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर आ जाता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, अगर ये कंटेनर इतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इंडिया ने इनकी प्रोडक्शन पहले से ही क्यों नहीं शुरू करी? सबसे बड़ा रीज़न था हायर कॉस्ट। चाइना के कंटेनर इतने ज़्यादा सस्ते थे कि अगर कोई प्रोड्यूसर इंडिया में बनाना भी चाहे तो भी चाइना जिस रेट पर ये कंटेनर दे रहा था उसका 1.5 से लेकर 2% तक इंडिया को बनाने में ही कॉस्ट आ रहा था और इससे भी ज़्यादा सस्ते रेट में चाइना बेच रहा था। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि चाइना की गवर्नमेंट ने उन कंटेनर बनाने वाली फैक्ट्रीज को बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी थी, जिसकी वजह से ये कॉस्ट कटिंग हो पा रहा था। साथ ही इन कंटेनर्स को बनाने के लिए एक स्पेशल स्टील चाहिए होती है और तो और रबड़,
टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेशन भी कराना पड़ता है। और यही सब स्टेप थे जो इंडिया फॉलो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा था। फिर आया कोविड-19। चाइना की फैक्ट्री स्लो हो गई, लेकिन दुनिया भर में डिमांड बढ़ गई। रिजल्ट, कंटेनर की शॉर्टेज हो गई और शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तब इंडिया को समझ आया कि किसी एक कंट्री पे इतना ज़्यादा डिपेंड रहना फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। इसी एक्सपीरियंस के बाद इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत के अंडर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना शुरू किया। टारगेट था इंपोर्ट कम करना, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना और फ्यूचर में एक्सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना। अब सिर्फ प्लानिंग नहीं, ग्राउंड पे काम भी शुरू हो चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनीज में से एक मार्क्स ने इंडिया में बने कंटेनर का ऑर्डर दिया। इससे ये सिग्नल मिलता है कि इंटरनेशनल कंपनीज भी इंडिया पर ट्रस्ट करना शुरू कर रही हैं। अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा चाइना की बहुत बड़ी हिस्सेदारी हमने ले ली है। चाइना जितना एक्सपोर्ट करता है उसके आसपास भी अभी इंडिया नहीं है, बट ये एक बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया शुरुआत है चाइना की मोनोपोली को काउंटर करने में। चाइना का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, उसकी कॉस्ट भी बहुत लो है और चाइना का इकोसिस्टम भी सालों से बना हुआ है। इंडिया को अभी टेक्नोलॉजी, स्केल और प्रोडक्शन तीनों पर काम करना है। जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हर कंट्री चाहती है कि वो केवल किसी एक कंट्री पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो। इसीलिए इंडिया का कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग में आना सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इंडिया को अभी एक प्रॉपर इकोसिस्टम बनाना होगा जिसमें फ्लोरिंग, लॉकिंग सिस्टम, पेंट्स, रबर, जैसे चाइना ने एक पूरा इकोसिस्टम बना रखा है। उसी चीज़ को काउंटर करने के लिए इंडिया को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चाइना का इकोसिस्टम बहुत ही ज़्यादा पुराना, डेवलप्ड और मैच्योर भी हो चुका है। दोस्तों, क्या इंडिया चाइना को रिप्लेस कर देगा? अभी नहीं, लेकिन इंडिया ने पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ले लिया है। अगर इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन ऐसे ही बढ़ते रहे तो फ्यूचर में इंडिया चाइना का एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव जरूर बन सकता है। तो दोस्तों, एक सिंपल स्टील कंटेनर देखने में बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लग सकता है, लेकिन इस पे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा डिपेंड करता है। इंडिया का ये कदम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि फ्यूचर की इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ का एक बहुत बड़ा स्टेप है। अब देखना ये होगा कि आने वाले सालों में इंडिया इस रेस में किस रफ्तार से आगे बढ़ता है। और अगर आपको भी केवल न्यूज़ को पढ़ना नहीं बल्कि उसे गहराई से समझना पसंद है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। कल फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक को डिस्कस करते हुए। गुड बाय फॉर नाउ।